स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी क्लास 12th की। और नीट की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे जो भी हैं वो इस वीडियो को देख सकते हैं। साथ साथ अगर 11th 12th के भी बच्चे इसको देखते हैं तो कोई भी ये वीडियो उनको नुकसान नहीं करेगी, बेनिफिट ही होगा उनको। और आज से हम लोग क्या करने वाले हैं, जो एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी को पूरी तरीके से अच्छी तरीके से कवर करेंगे। जो भी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पॉइंट होंगे जो नीट के बेस पर जरूरी होंगे उनको भी हम साथ साथ कवर करेंगे। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी का पहला चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12th बायोलॉजी का पहला चैप्टर। जो बच्चे अभी भी नीट 2022 के लिए जो बच्चे अभी भी नीट 2022 स्टार्ट नहीं किए हैं पढ़ना, अभी भी बैठे हुए हैं, तो वो स्टार्ट कर दें, क्योंकि देखिए वक्त निकल जाता है पता नहीं चलता। और जो भी हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं ना, वो तो बायोलॉजी स्टार्ट ही दें, एटलीस्ट अब धीरे धीरे बायोलॉजी से स्टार्टिंग अपनी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, जीवों में जनन। देखिए जीवों में जनन, जब जनन की बात आई, जब जीवों में क्या जनन की बात आई, तो हमें एक चीज सबसे पहले कि जनन की जरूरत ही क्यों पड़ी। जनन की जरूरत पड़ी कि जीवों का अस्तित्व बना रहे। जीवों का अस्तित्व जब तक अगर जनन नहीं करेंगे तो एक समय के बाद, अरे एक की मृत्यु तय है, वो आदमी मर जाएगा, फिर उसका अगर वंशज नहीं बनेगा, वंशज नहीं बचेगा, तो ऐसे जीवों में जो निरंतरता बनी हुई है वो कैसे बनेगी। तो इसीलिए फिर आती है एक एक वर्ड आता है एनसीईआरटी में, क्या आता है, जीवन अवधि। जीवन अवधि किसे कहते हैं, तो जीवन अवधि जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को क्या कहते हैं, जीवन अवधि कहते हैं। देखिए इस बात को मत भूलिएगा, जो प्राकृतिक मृत्यु है ना, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए आकस्मिक मृत्यु यहाँ पर जीवन अवधि में नहीं गिना जाएगा। तो इस चीज को जरूर याद रखिएगा कि जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को क्या कहते हैं, जीवन अवधि कहते हैं। अब देखिए जीवन अवधि जो होती है, क्या जीवन जो अवधि होती है वो आकार पे डिपेंड नहीं करती। ऐसे नहीं हो सकता कि मैं बड़ा हूं और आप छोटे हैं तो मैं ज्यादा जीऊंगा और आप कम जिएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये आकार पर डिपेंड नहीं करती। अगर आकार पर डिपेंड करती तो तोता और कौवे में इनकी जीवन अवधि में इतना बड़ा फर्क ना होता। जो हमारा कौवा है वो 12 से 14 वर्ष ही जीता है, क्या, जो कौवा है वो 12 से 14 वर्ष ही जीता है। लेकिन बात करूं अगर तोता की, तो साइज दोनों की समान है, लेकिन तोता जीता है कितना, 140 से 150 वर्ष तक। तो काफी देखिए इनके जीवन जो अवधि है उनमें कितना बड़ा डिफरेंट आ रहा। ठीक है, तो ऐसे हम साइज से इसको नहीं माप सकते। एनसीईआरटी की एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो जीवन अवधि है वो आकार पर संबंधित नहीं है। जीवन अवधि आकार से संबंधित बिल्कुल नहीं है। अब आगे हम बढ़ते हैं तो आगे क्या आ जाता है, एनसीईआरटी पर कुछ एग्जाम्पल आपको ऐसे करके दिए होंगे, उनमें कुछ के तो एनसीईआरटी ने फिल कर दिए होंगे, लेकिन कुछ के उसने एनसीईआरटी ने नहीं फिल किए, हमारे लिए छोड़ दिए। यहाँ पर मैंने सभी के एग्जाम्पल फिल कर दिए हैं। जैसे एलिफेंट है वो 65 से 90 ईयर्स तक जीता है। रोज हो गया 5 से 7 ईयर होता है। और मैंने कौवे का बता ही दिया, तोते का बता ही दिया। और काऊ हो गई, गाय हो गई, हमारी 15 से 20 वर्ष तक जीती है, 20 से 25 तक रहता है। बनाना, ऐसे करके जितने भी थे सभी के मैंने क्या कर दिए हैं, सभी मैंने फिल कर दिए हैं। अब आप देख लीजिएगा और अपनी अपनी एनसीईआरटी पर क्या कर लीजिएगा, इसको फिल कर दीजिएगा। अब हम बढ़ेंगे आगे रिप्रोडक्शन की तरफ। अभी तक हमने देख लिया कि जीवन अवधि क्या होती है। अब हमने जीवन अवधि को जान लिया। अब जीवन अवधि जो है वो रिपीट होती रहती है। जैसे जो जीवन अवधि मेरे पिताजी में थी वो वही अब मेरे में आएगी। अवधि, जीवन अवधि नहीं आएगी, लेकिन एक तरीके से अगर मेरी मृत्यु नहीं हुई तो प्राकृतिक मृत्यु तक जो रहेगी वो क्या होगी, एक जीवन अवधि बन जाएगी। लेकिन जो मैं अपने पिताजी से कैसे आया, रिप्रोडक्शन की वजह से। क्या, रिप्रोडक्शन की वजह से। यानी रिप्रोडक्शन की वजह से क्या होता है, जो संतान की निरंतरता है वो बनी रहती है। हम कह सकते हैं कि जो रिप्रोडक्शन होता है वो एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी में निरंतरता को बनाए रखता है। आई होप ये रिप्रोडक्शन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे जो रिप्रोडक्शन होता है वो कई तरीके से देखिए हो सकता है। तो रिप्रोडक्शन के प्रकार क्या हैं, तो रिप्रोडक्शन के प्रकार है एसेक्सुअल, सेक्सुअल, मतलब लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन के बारे में अब हम अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं। उनमें से आज हम देखेंगे कौन सा, अलैंगिक जनन। देखिए अलैंगिक जनन क्या होता है, तो अलैंगिक जनन में केवल एक जनक की आवश्यकता होती है। किसकी, एक जनक की आवश्यकता होती है। जबकि लैंगिक जनन की अगर हम बात करें तो लैंगिक जनन में क्या था, हमारी माता जी थी और हमारे पिताजी थी तब हम जन्मे, ठीक है। लेकिन अलैंगिक जनन में क्या होती है, अलैंगिक जनन में किसी एक जनक की ही आवश्यकता होती है और उसी से क्या हो जाता है, जनन हो जाता है।
और जो इसी कारण जो इनकी संतति होती है ना, जो इनकी संतति होती है एकदम इनके समान होती है। अगर एकदम इनके समान होगी तो इनकी आकारिकी और अनुवांशिकी रूप से भी समान होंगे, और अगर आकारिकी और अनुवांशिक रूप से समान होंगे तो इन्हें क्या कहा जाता है, क्लोन कहा जाता है। इनके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है क्लोन का। तो यह क्लोन जो वर्ड है ये बहुत ज़्यादा जरूरी वर्ड है और इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाता है। क्यों? क्योंकि क्लोन हम कब यूज करते हैं, क्लोन हम तब यूज करते हैं अलैंगिक जनन के और संतति के लिए हम क्लोन का यूज करते हैं। और क्लोन में होता क्या है, क्लोन में आकार की और अनुवांशिकी बिल्कुल एकदम हूबहू होती है। जैसे कि मैं एक बात करूं, सपोज दैट ये एक व्यक्ति था, व्यक्ति नहीं लेंगे यहाँ पर, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाना चाह रहा हूँ। एक व्यक्ति था, जब इसका एक बच्चा हुआ तो हूबहू ऐसे ही बिल्कुल टू कॉपी इसी की तरह हो जाएगा। हम ये भी नहीं बता सकते कि जो ये व्यक्ति से ये जो व्यक्ति है ये एक्चुअली में ये था कि ये था, मतलब हूबहू संतान एकदम से आकार की में समान होती है। इसलिए क्या होता है, इनको पहचानना भी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए इनकी संतान को क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। क्लोन का मतलब क्या होता है, बिल्कुल एकदम एक दूसरे के समान। अब हम बात करेंगे जो अलैंगिक जनन होता है, ध्यान से देखिएगा इन चीज़ों को, ये बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने ग्राफ को बना दिया है। अब ग्राफ को अच्छी तरीके से समझेंगे हम, बहुत ही अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। देखिए जो अलैंगिक जनन होता है वह कई तरीके से हो सकता है। किसके द्वारा हो सकता है, विखंडन द्वारा हो सकता है, पुनरुद्ध भवन द्वारा हो सकता है, बीजांडु भवन द्वारा हो सकता है, मुकुलन द्वारा हो सकता है, खंडी भवन द्वारा हो सकता है। तो कई तरीके से जो होता है अलैंगिक जनन वो हो सकता है। अब हम एक एक करके देखने वाले हैं आखिर विखंडन क्या है। देखिए पहला नंबर जो आता है विखंडन द्वारा। तो विखंडन द्वारा जनन कौन करता है, विखंडन द्वारा जनन करते हैं अमीबा, प्लाज्मोडियम, यूग्लिना, प्रोटोजोआ, पैरामीशियम। अब देखेंगे कि विखंडन है क्या। तो देखिए विखंडन को मैं आपको बता दूं, विखंडन में क्या होता है, सपोज दैट मैं अमीबा का एग्जांपल ले रहा हूं। क्या, मैंने ये अमीबा बना दिया, अमीबा का आकार कैसा भी हो सकता है, ये मैंने अमीबा यहाँ पर बना दिया। अब जब ये जनन करेगा, जब ये अलैंगिक जनन करेगा तो इसमें होगा क्या, पहले इसमें दो केंद्रक बन जाएंगे। क्या, पहले इसमें दो केंद्रक बन जाएंगे। फिर इसके बाद क्या होगा, केंद्रक के पास जो कोशिका द्रव्य इसमें भरा हुआ है ना, जो यहाँ पर कोशिका द्रव्य भरा हुआ है, अब धीरे धीरे कोशिका द्रव्य भी इनसे क्या होने लगेगा, अलग होकर केंद्रक के पास जो है इकट्ठा होने लगेगा। अब केंद्रक, दोनों केंद्रक के पास कोशिका द्रव्य अपना अपना इकट्ठा होने लगेगा। फिर आगे क्या होगा, फिर आगे होगा कि जो इनकी कोशिका भित्ति आपको दिख रही है, ये जो कोशिका झिल्ली आपको दिख रही है यहाँ पर, सॉरी कोशिका झिल्ली जो यहाँ पर दिख रही है, अब इसका डिवाइडेशन होने लगेगा। क्या, अब इसका डिवाइडेशन होगा तो सपोज दैट ये करके ऐसे करके ये हो जाएगा यहाँ पर, और अब इनका जो कोशिका द्रव्य है इनकी इनकी जगह पर आ जाएगा। और लास्ट में क्या होगा, यही दो संतान को बना देगा हूबहू। जो संतान बनेगी वो पहली वाली जनक के समान ही होगी, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, क्लोन कहा जाता है। ये दोनों इसी जनक के समान होंगे। और इसको क्या कहा जाता है, इसी विधि को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है विखंडन विधि। क्या कहा जाता है, विखंडन विधि। आई होप ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से क्लियर हुई होगी। अब देखिए अगर सेकंड वाले की बात करें तो यहाँ पर क्या रहता है, यहाँ पर पुनरुद्ध भवन रहता है। क्या हुआ यहाँ पर, पुनरुद्ध भवन। पुनरुद्ध भवन भी जो प्लेनेरिया और स्पंज करते हैं, लेकिन इसमें हाइड अमीबा भी पुनरुद्ध भवन कर सकता है। देखिए अमीबा की एग्जांपल आपको यहाँ भी देखने के लिए मिला और अमीबा की एग्जांपल आपको यहाँ भी देखने के लिए मिल रहा है। अब अमीबा कैसे कर रहा है, तो इसी एग्जांपल से मैं आपको समझाई दे रहा हूँ। सपोज दैट आपके पास क्या है, ये आपके पास अमीबा है, ये आपके पास क्या हुआ, अमीबा है। अब अमीबा का ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट कट के गिर जाता है। क्या, ये वाला पार्ट कट के गिर गया, और ये वाला पार्ट फिर क्या करता है, ये वाला पार्ट आगे जाके फिर से एक अमीबा बना देता है। इसी को क्या कहते हैं, पुनरुद्ध भवन। इसको हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं पुनरुद्ध भवन। आई होप ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से क्लियर हुई होगी। अब हम बात करने वाले हैं बीजांडु जनन की। तो देखिए जो बीजांडु बनते हैं उनसे जनन कौन करता है, पेनिसिलियम करता है। और पेनिसिलियम जिस बीजांडु से जनन करता है वो बीजांडु का नाम क्या होता है, कोनिडिया बीजांडु होता है। ये कोनिडिया बीजांडु द्वारा जनन कर सकता है। इसमें क्या होते हैं, बीजांडु होते हैं, और बीजांडु द्वारा ये क्या करते हैं, बीजांडु द्वारा ये जनन करते हैं। अब हम बात करेंगे मुकुलन की। मुकुलन ईस्ट और हाइड्रा में होता है। मुकुलन कैसे होता है, तो मुकुलन का भी एग्जांपल मैं आपको अच्छी तरीके से समझा दे रहा हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए जैसे सपोज दैट मैं एक एग्जांपल लूँ, मुकुलन को मैं समझाना चाह रहा हूँ। ये यहाँ पर कुछ ऐसे मुकुलन बन जाते हैं, इनको क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। ये मुकुलन बन गए। फिर ये मुकुलन क्या करते हैं, यहाँ से अलग होते हैं। ये मुकुलन क्या करते हैं, यहाँ से अलग हो जाते हैं, और अलग होने के बाद एक नया पूरा वैसे ही जीव बना देते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं मुकुलन। यही क्या कहलाता है, हमारा मुकुलन कहलाता है। आई होप मुकुलन भी आपको अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। और मुकुलन के जो एग्जाम्पल होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, ईस्ट हो सकता है और हाइड्रा हो सकता है।
अब हम बात करने वाले हैं खंडी भवन की। खंडी भवन किसमें पाया जाता है? खंडी भवन पाया जाता है स्पायरोगायरा और यूलोथ्रिक्स में। खंडी भवन होता कैसे है, तो खंडी भवन को समझने की कोशिश कीजिएगा। सपोज दैट मैंने कोई एक जीव लिया, अब ये क्या होगा, इसका खंडी भवन हो जाएगा। यहाँ से टूट जाएगा, ये यहाँ से टूटेगा, फिर यहाँ से टूटेगा, और ये अलग अलग करके पार्ट में निकल जाएगा। ये अलग अलग पार्ट में निकल जाएगा और एक संपूर्ण जीव का फिर से संपूर्ण जीव बना लेगा। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं खंडी भवन, मतलब खंडों से ये बनता है। आई होप ये चीज़ें जो अलैंगिक जनन के जितने भी वो थे टाइप्स थे, इनमें जितने भी प्रकार से जनन हो सकता है, वो सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। मैंने सारी चीज़ आपको समझा दी। विखंडन, पुनरोद्भवन, विजांडु जनन, मुकुलन, खंडी भवन, ये सारी चीज़ें मैंने अच्छी तरीके से क्लियर कर दी। ये जो एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं सारे एग्जाम्पल एनसीईआरटी के हैं और नीट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं। तो सारे एग्जाम्पल आपको एज इट याद रखने पड़ेंगे। कल हम बात करेंगे अलैंगिक जनन के प्रकार के, तो वो चीज़ें हम कवर करेंगे कल। आई होप यहाँ तक की तो सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। थैंक यू।